हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपना न्यू कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस ए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ केमिस्ट्री सब्जेक्ट। ध्यान दीजिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जगह जगह रेजोनेंस टर्म आपको मिलेगी, रेजोनेंस यूज करते हुए आपको मिलेगा। तो इसका डिटेल डिस्कशन तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने वाले हैं, जितना इनऑर्गेनिक में लगने वाला है उसकी हम बात यहां करने वाले हैं। तो कई बार क्या होता है कि सिंगल स्ट्रक्चर अगर एक कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ध्यान देना, किसी एक कंपाउंड के लिए अगर हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है और उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो हमें मान के चलते हैं कि उसके और भी कई स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। तो उसमें से जो और भी कई पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, वो अलग अलग स्ट्रक्चर उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। अब जो स्ट्रक्चर कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर देते हैं, वो स्ट्रक्चर कहलाता है रियल स्ट्रक्चर। तो अगर कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो मोर देन वन स्ट्रक्चर बनाते हैं विच डिफर इन द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ओनली। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में डिफर करते हैं। तो उन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और जो रियल स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है, उसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप एक एग्जांपल समझिए। सपोज कीजिए एक बंदा है जो सुबह सुबह से मंदिर में जाके घंटियां टन 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 बजाता है। आपने एक फोटो क्लिक की, मस्त एक फोटो यानी घंटी बजाता हुआ, यानी बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। शाम को देखा तो दारू के अड्डे पर मस्त दारू पीते हुए भी नजर आ रहा है। आपने दूसरी फोटो क्लिक की दारू पीता हुआ। तब मुझे बताइए, क्या घंटी बजाते हुए देखने पर आपको ये नजर आ रहा है वो महापंडित है? क्या दारू पीते हुए देखने पर आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, दारूखोर है? नहीं ना। यानी उसमें दोनों ही टेंडेंसी है, सुबह सुबह से ये काम भी करता है, शाम को वो काम भी करता है। तो क्या तीसरी फोटो आपने क्लिक की कि मंदिर में एक में घंटी बजा रहा हो, एक में दारू पी रहा हो? नहीं। तो ये दोनों को कंबाइन करके हम तीसरी फोटो नहीं बना सकते हैं। तो जो दो अलग अलग फोटो हैं, अगर उस घंटी वाली फोटो को ले लें तो उससे भी उसके हम पूरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते हैं, और जो दारू वाली फोटो है उससे भी हम उसके कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ कैरेक्टर उससे जज हो रहा है, कुछ कैरेक्टर उससे जज हो रहा है, और जिससे पूरा कैरेक्टर जज हो रहा है वो फोटो आप बना नहीं सकते। घंटी और दारू दोनों साथ साथ आप बना नहीं सकते। तो जो साथ साथ नहीं बना सकते वो रियल है, और जो अलग अलग फोटो हैं वो कौन सी है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। तो इफ एनी कंपाउंड इज अनेबल टू एक्सप्लेन, इफ एनी स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड इज अनेबल टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड, if any structure of a compound is unable to explain all the property of a compound, then it is believed that more than a structure can be drawn on the paper which differ slightly in their energy and relative position of electrons only. relative position of electron बात की मैंने, ना कि relative position of atom। तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में डिफर करते हैं, स्लाइटली एनर्जी में डिफर कर सकते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो रियल स्ट्रक्चर होता है इनके कहीं ना कहीं बीच में होता है, उसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये बात क्लियर होगी, ये बात समझ में आ गई। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, ये दोनों चीजें की डेफिनेशन हमने क्लियर कर ली है। अब यहां पर देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे ओजोन मॉलिक्यूल लिया, तो ओजोन मॉलिक्यूल का जब हम लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो लुईस स्ट्रक्चर में यहां पर एक बार डबल बॉन्ड है और यहां सिंगल बॉन्ड है। एक स्ट्रक्चर दूसरा स्ट्रक्चर और भी होता है, यहां सिंगल बॉन्ड है और यहां पर डबल बॉन्ड है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका मीनिंग ये है कि पहले वाले स्ट्रक्चर में यहां डबल बॉन्ड है और यहां सिंगल बॉन्ड है, और दूसरे में पहले डबल सिंगल आ गया फिर डबल आ गया। यानी डबल की पोजीशन है फिक्स नहीं है और सिंगल की पोजीशन ही फिक्स नहीं है, दोनों में कभी डबल है कभी
सिंगल है तो जो रियल स्ट्रक्चर होता है, रियल स्ट्रक्चर में देखिए सिंगल बॉन्ड यानी एक एक बॉन्ड तो दोनों फिक्स हैं। अब कभी डबल इधर आ गया, कभी डबल इधर आ गया, तो इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी डबल इधर कभी डबल इधर, तो ये कहलाता है रेजोनेंस हाइब्रिड, यही रियल स्ट्रक्चर है। ये बात क्लियर हो गई कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड को ही हम रियल स्ट्रक्चर बोलते हैं, राइट। अब यहां पर देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, इट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर दैट कैन बी रिटन फॉर द मॉलिक्यूल विदाउट वायलेटिंग द रूल्स ऑफ कोवेलेंस मैक्सिमम फॉर द एटम। अब इसका मीनिंग क्या है, जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, लुईस स्ट्रक्चर यहां ड्रॉ करेंगे, तो उसमें ध्यान रखना है कि लुईस या उसका जो ऑक्टेट या मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन की कोवेलेंसी 1 है, कार्बन की मैक्सिमम 4 है, नाइट्रोजन की मैक्सिमम 4 है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब रेजोनेंस के लिए कुछ यहां पर पॉइंट्स हैं, हम उन पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने यहां पर लिखे हैं या लिखते हैं, वो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर BSEPR थ्योरी हम लगा सकते हैं, ठीक। और कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ध्यान रखें, घंटी बजाती हुई फोटो नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता, दारू पीती हुई फोटो नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता। एक फोटो यानी एक RS यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, नन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कंप्लीट प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता है। लेकिन कौन एक्सप्लेन करता है, बट रेजोनेंस हाइब्रिड एक्सप्लेन कंप्लीट प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। ये बात क्लियर हो गई। नंबर सेकंड, एक्चुअल में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक खाली क्या है, इमेजिनेशन है, कल्पना है आपकी, आपकी मतलब केमिस्ट्री की। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है, बस उसको इमेजिन कर लिया गया है, ठीक है ना। तो रेजोनेंस का एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है no real existence. Third point, VSEPR theory, valence shell electron pair repulsion theory is applicable to all resonating structure, right? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डू नॉट differ in their relative position of atom. एटम की रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, CH3C डबल बॉन्ड हो और CH3। दूसरा मैंने एक एग्जांपल लिया, CH3COH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर देखिए, पहले वाले में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और यहां पर 3 हाइड्रोजन है। अब यहां का एक हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के पास चला जाए तो सेकंड स्ट्रक्चर बन गया। तो यहां पर हाइड्रोजन इस कार्बन से उठ के कहां चला गया, इधर चला गया है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो गई है। इसका मीनिंग ये क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों,
रिलेटिव पोजीशन इसकी चेंज नहीं होनी चाहिए। 3 पॉइंट होगा। पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करता है। नंबर 2, रियल करता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कोई रियल में एग्जिस्टेंस नहीं है। वीएसईपीआर थ्योरी आप सभी आरएस पर लगा सकते हैं। और नंबर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटम की रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर should have the same number of bond pair and lone pair। जितने बॉन्ड पेयर पहले स्ट्रक्चर में थे, दूसरे स्ट्रक्चर में उतने ही बॉन्ड पेयर या उतने ही लोन पेयर उसके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट, रेजोनेंस हाइब्रिड हैज द रियल एग्जिस्टेंस। रेजोनेंस हाइब्रिड का रियल एग्जिस्टेंस होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर का नहीं होता है। ठीक, अब रियल स्ट्रक्चर ना कि कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अब जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम होती है और जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है यानी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो एंड हैव लोअर एनर्जी देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब रियल स्ट्रक्चर में क्या सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे या नहीं करेंगे? घर में अगर 5 मेंबर हैं तो क्या पांचों एक जैसा कमा के लाएंगे? कोई कम ज्यादा भी ला सकता है, राइट। ठीक कंडीशन यहां पर भी लगेगी कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है सारे रियल स्ट्रक्चर में अपना कंट्रीब्यूशन इक्वल दें। अगर इक्वल देते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर इक्वल नहीं देते हैं तो अच्छी बात नहीं है। क्यों? जैसे पीसीएम या पीसीबी आपका सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट में आपका ग्रेड कमांड है तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा। और एक सब्जेक्ट वीक हुआ मतलब अनइक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, तो अनइक्वल कंट्रीब्यूशन में क्या होगा? रिजल्ट बेकार होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर may or may not contribute equally to resonance hybrid। एक्चुअल में जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है और जो कम कंट्रीब्यूट करता है उसकी, जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा वो ज्यादा स्टेबल है, जो कम कंट्रीब्यूट करेगा वो कम स्टेबल है। तो मोर कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है मोर स्टेबिलिटी और लेस कंट्रीब्यूटिंग आरएसएफ स्मॉल स्टेबिलिटी। ये पॉइंट हो गया। अब जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं तो उसमें क्या कंडीशन फुलफिल करना पड़ती है वो समझिए कि व्हाइल राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसमें हमें कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करना है? फर्स्ट कंडीशन, रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम शुड नॉट बी चेंज। रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम शुड नॉट बी चेंज्ड। फर्स्ट कंडीशन, रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, जितने भी एटम्स हैं, एटम्स इन्वॉल्व इन रेजोनेंस शुड बी इन सेम प्लेन। सेम प्लेन में, और जो भी ऑर्बिटल है वो भी सेम प्लेन में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, all resonating structure should not violate maximum covalency।
ऑफ गिवन एटम। एटम की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है उससे ज्यादा कोवैलेंसी नहीं होना चाहिए। आर एस should not differ in energy or differ slightly in energy। या तो एनर्जी में उनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए या फिर बहुत कम होना चाहिए। अब जो भी हम आर एस यहां पर लिखते हैं इनके बीच में कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता है, यानी इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। तो देयर इज नो इक्विलिब्रियम, देयर इज नो इक्विलिब्रियम बिटवीन आर एस यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड हेंस कैन नॉट बी आइसोलेटेड। जो भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख रहे हैं सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, जितने पहले बॉन्ड पेयर थे दूसरे में भी उतने ही होने चाहिए, पहले में जितने लोन पेयर थे दूसरे भी उतने होने चाहिए। तो ऑल आर एस शुड हैव सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। इसका मतलब नहीं जितने बॉन्ड पेयर उतने लोन पेयर, सेम नंबर का मतलब पहले और दूसरे में बॉन्ड पेयर पहले में जितने थे दूसरे में भी उतने ही बॉन्ड पेयर होने चाहिए। इस तरह से पहले में जितने लोन पेयर थे दूसरे में भी उतने ही लोन पेयर होने चाहिए। तो मेन कंडीशन क्या है? मेन कंडीशन ये होगी, पहली बात तो प्लेनर मॉलिक्यूल में होता है, प्लेनर में नंबर 1। दूसरा, रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम की चेंज नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, मैक्सिमम कोवैलेंसी को वायलेट नहीं करना चाहिए। नंबर 4, उनकी एनर्जी में डिफरेंस कम या ज्यादा होना चाहिए, कम या फिर नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट, उनके बीच में आपस में कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता है, इसलिए हम उनको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। और जो भी डिफरेंट आरएस हैं उनमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इनका नंबर सेम होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? यहां तक ये बात क्लियर हो गई है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। और ये भी हम देख चुके जितने भी आरएस हैं सभी आरएस की एनर्जी ज्यादा होती है और कोई भी आरएस कंप्लीट प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करता। जो कंप्लीट प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है उसे हम कहते हैं रियल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो जैसे कि एग्जांपल ले लें बेंजीन का। बेंजीन में यहां पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ऐसे डबल साइडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेंजीन का प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है, क्योंकि सभी एटम इसमें सभी रिंग वाले कार्बन sp2 है, यानी मॉलिक्यूलेज प्लेनर। ठीक है। अब इसमें जो रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस में कौन से इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस में एक्चुअल में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन का मतलब अपनी लोकेशन चेंज करते हैं, यानी एक्चुअल में इसमें ओवरलैपिंग चेंज होती है, ओवरलैपिंग शिफ्ट हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। तो अब कौन से इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होती है? तो यहां डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन की होती है, चार्ज की डीलोकलाइजेशन होती है। कैसे होती है अब उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वाले बॉन्ड अगर यहां आ जाए तो हटके ये बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड हटके यहां आ जाएगा। तो रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है वो इस तरह से कर्व्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। कर्व्ड एरो में क्या रिप्रेजेंट करता है, जो भी इलेक्ट्रॉन जहां जा रहा है एरो वहां पर होता है। तो अगर दोनों तरफ देखिए डबल साइडेड एरो है, ये दोनों दो पॉइंट है यहाँ पर, इसका मीनिंग है कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है तो वन साइडेड एरो होता है, इस तरीके से। तो अब इसमें जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो नेक्स्ट ये बनेगा डबल बॉन्ड, यहां आ गया, ये वाला डबल यहां आ गया, ये वाला डबल यहां आ गया। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो कैसा रहेगा, डबल बॉन्ड यहां पर कहीं भी फिक्स नहीं है, कभी एक कार्बन पर है कभी दूसरे कार्बन पर है। तो यानी चलते फिरते डबल बॉन्ड कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, यानी इस तरह से ब्रोकन रिंग से इसको हम
ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन अपने पास टाइम कम होता है बार बार ब्रोकन रिंग बनाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, सॉलिड रिंग से ही इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अब यहां ध्यान देना कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ले लें, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ प्लॉट करने पर जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी ज्यादा होती है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी, गलत बना दिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी ज्यादा होती है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कभी डबल इधर, कभी डबल इधर, दूसरा कभी डबल इधर, कभी डबल इधर, ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनकी एनर्जी इतनी है। और जो रियल स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी इतनी है। इन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी यानी आर ई में शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। और रेजोनेंस एनर्जी यानी एनर्जी निगेटिव होती है, क्योंकि एनर्जी निकलने वाली एनर्जी होती है। तो रेजोनेंस एनर्जी निगेटिव होती है, तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। ये बात क्लियर हो गई। अब ऐसा क्यों होता है, तो कुछ टर्म्स यहां पर आते हैं, जैसे एरोमेटिसिटी, वो टर्म्स की हम बाद में बात करेंगे। अब जो हम डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं, उनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा, उसके पहले डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। तो जैसे फर्स्ट कंपाउंड लिया कार्बोनेट, कार्बोनेट का पहले हम लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। हाँ, इसके ही पहले एक सेकंड और देख ले हम कि रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या क्या है। रेजोनेंस शो करने के लिए हमने देखा, रेजोनेंस शो करने के लिए कंडीशन क्या, प्लेनर, प्लेनर होना चाहिए एंड कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अब कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या है, कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या है, कॉन्जुगेशन का मतलब देयर इज अल्टरनेट, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, या तो पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो, या अल्टरनेट पाई एंड लोन पेयर, या फिर अल्टरनेट पाई एंड नेगेटिव चार्ज, या अल्टरनेट पाई एंड पॉजिटिव चार्ज, एटसेट्रा। बाकी डिटेल्स हम फिजिक्स उसमें देखेंगे आपके, और केमिस्ट्री में देखेंगे। ये कहलाती है क्या, कॉन्जुगेशन, राइट। तो कॉन्जुगेशन में अब यहां देखिए कि रेजोनेंस किन में होगा, किन में नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, बताइए क्या इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। तो डबल और सिंगल देखिए अल्टरनेट है, तो रेजोनेंस डेफिनेटली होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्या पाई बॉन्ड हो गया, फिर ये पाई बॉन्ड आ गया, क्या दोनों अल्टरनेट है, बिल्कुल है, इसमें भी रेजोनेंस होगा। थर्ड ले लें S डबल बॉन्ड और O, यहां डबल पाई बॉन्ड सिंगल यानी अल्टरनेट है, बिल्कुल है, इसमें भी रेजोनेंस होगा, इसमें भी रेजोनेंस होगा, अल्टरनेट है। SO4, अब इसमें देखिए क्या इसमें होगा, बिल्कुल होगा रेजोनेंस। कार्बोनेट में रेजोनेंस होगा क्या, बिल्कुल होगा, इसमें भी रेजोनेंस होगा। तो शॉर्ट में हमने यहां समझ लिया कि रेजोनेंस किन में होगा, किन में नहीं होगा, और मैं बता ही चुका हूं कि इसका डिटेल कॉन्सेप्ट हमें कहां देखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखना है। तो अब इसमें सबसे पहला आता है डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, तो हम उसकी बात करते हैं।
चलिए तो हम बात करने वाले हैं डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ले रहा हूं मैं कार्बोनेट। कार्बोनेट में एक डबल बॉन्ड, इस ऑप्शन पर माइनस, इस पर माइनस। अब जब ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहां चला जाएगा। अभी आप इसमें ज्यादा नहीं उलझें, ये बॉन्ड शिफ्टिंग में आप डायरेक्ट करने की कोशिश करें। क्यों? इसका डिटेल स्ट्रक्चर से मैंने बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करेंगे। तो एक डबल बॉन्ड पहले इस ऑक्सीजन पर है, अगली बार डबल बॉन्ड यहां रखिए, अगली बार डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर रखिए। तो अब अगली बार डबल बॉन्ड कहां रख दीजिए, यहां माइनस कर दें, यहां डबल बॉन्ड रख दें। ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। तीसरे स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहां पर ले आइए, यहां माइनस, यहां माइनस। तो टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और सारे के सारे कैसे हैं? एक जैसे हैं। कैसे एक जैसे? 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पर सिंगल बॉन्ड है, 1 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पर डबल बॉन्ड है। तो मैं क्या कहूंगा इसको कि 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जब हम बनाएंगे तो किसी भी कार्बन पर ना ही प्योर डबल है ना ही प्योर सिंगल है। क्यों? वो चार्ज मूव कर रहा है, तो कभी डबल कभी सिंगल। तो इस तरह से डॉटेड लाइन से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब टोटल नेगेटिव चार्ज 2 है, 3 ऑक्सीजन पर डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? -2E/3। यहां भी -2E/3, यहां भी -2E/3। इस पर हर ऑक्सीजन पर चार्ज हो गया। -2 चार्ज था, 2 नेगेटिव था, 3 ऑक्सीजन पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। राइट। अब यहीं पर एक टर्म आती है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना हमें? तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना, यहां देखिए कंसेप्ट इसका यही है कि सम ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन any 2 atom in all resonating structure divided by number of resonating structure। क्या मतलब इसका? जितने भी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं उनमें किन्हीं भी 2 एटम के बीच, जैसे सपोज कीजिए मैंने कौन से एटम ले लिए, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, ये 2 एटम लिए। तब इन्हीं 2 एटम के बीच में जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड नहीं, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 3 है। उनके बीच में कितने बॉन्ड है? तो यहां पर देखिए पहले वाले में 2 बॉन्ड है, दूसरे वाले में 2 एटम के बीच में 1 बॉन्ड है, तीसरे वाले में 2 एटम के बीच में, इन्हीं 2 एटम के बीच में 1 बॉन्ड है। तो टोटल सम कितना हो गया? 2 + 1 + 1। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं? टोटल 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 4/3। ठीक है ना? तो 2 एटम के बीच में हमें बॉन्ड लेना है। कोई सी भी 2 एटम आप सिलेक्ट कर लीजिए, वही एटम हमें अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी लेना है। तो उनके बीच में जितने ही बॉन्ड हो उनको सम कर दीजिए, डिवाइड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर? सेकंड ले लेते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर जैसे SO2। SO2 में S डबल बॉन्ड O और O। एक स्ट्रक्चर ये हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर चेंज कर दीजिए, यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यहां पर डबल बॉन्ड। तो इसमें भी देखिए कभी सिंगल तो दोनों में है, कभी डबल यहां पर है और कभी डबल यहां पर है। ये क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये भी यहां पर क्या था? रेजोनेंस हाइब्रिड। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं? टोटल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पर हम बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कार्बोनेट में यहां देखने, पहले स्ट्रक्चर में देखने पर ये लग रहा है कि 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है। लेकिन एक्चुअल में क्या है? यहां पर सारे कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है। क्यों? क्योंकि सभी में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी है, थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है।
तो ऑल कार्बन ऑक्सीजन आर ऑफ सेम बॉन्ड लेंथ, सेम बॉन्ड लेंथ, सभी कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ क्या है यहां पर, इक्वल है। ठीक वैसे ही SO2 में भी बोथ सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड आर ऑफ सेम लेंथ, यहां पर भी यही कंडीशन है। थर्ड, बेंजीन ले लें, तो बेंजीन में देखिए डबल बॉन्ड अभी यहां अल्टरनेट में है, अगले इसमें ये डबल बॉन्ड इधर आ गए, जहां सिंगल था वहां डबल आ गया, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड जब हम बनाएंगे तो यहां डॉटेड लाइन लगा देंगे, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है और ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर? तो यहां पर भी सभी कार्बन, यहां से तो पहले स्ट्रक्चर देखने से ये लग रहा है कि यहां पे 3 कार्बन में डबल बॉन्ड है और बचे हुए 3 कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, यानी 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ यहां पे हमें नजर आ रही है। लेकिन एक्चुअल में जब रेजोनेंस हाइब्रिड में देखते हैं तो हर कार्बन में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर तो है ही, थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है। तो यहां पर भी ऑल कार्बन बॉन्ड्स आर ऑफ सेम लेंथ। ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट MnO4 माइनस, इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, Mn डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और माइनस, एक ऑक्सीजन पर, अभी इस ऑक्सीजन पर माइनस है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इस ऑक्सीजन पर माइनस कर दीजिए और यहां पर डबल बॉन्ड, नेक्स्ट में इस ऑक्सीजन पर माइनस ले लीजिए, यहां डबल बॉन्ड, और नेक्स्ट में अगले ऑक्सीजन पर माइनस ले लीजिए। कैसे आए, ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा तो एक बॉन्ड उठ करके यहां चला गया, तो देखो ये वाला कंपाउंड बन गया। अब ये वाला चार्ज इधर आएगा तो ए बॉन्ड उठ के इस ऑक्सीजन पर आ गया, तो अगला स्ट्रक्चर बन गया। ए बॉन्ड जब इधर आएगा तो ये पाई बॉन्ड उठ के यहां आ गया, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये हो गया। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इसमें सिंगल बॉन्ड तो सभी Mn ऑक्सीजन बॉन्ड में है, लेकिन डबल बॉन्ड कैरेक्टर, थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी सभी में है। एक माइनस चार्ज है और टोटल 4 ऑक्सीजन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हर ऑक्सीजन पर चार्ज कितना रहेगा, -1E/4। तो इसके टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। यहां ये बात समझ में आ गई। तब ये भी पूछ सकते हैं किसमें बॉन्ड लेंथ इक्वल है, किसमें बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है, इस टाइप से भी एक प्रॉब्लम बन सकता है। रेजोनेंस एनर्जी की हमने बात कर ली है, बॉन्ड ऑर्डर की हमने बात कर ली है। एक स्ट्रक्चर और ले लेते हैं, एसीटेट। ये एसिटिक एसिड है, पहले एसिटिक एसिड ले रहा हूं। एसिटिक एसिड में CH3C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहां पर 2 लोन पेयर हैं। तो इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये लोन पेयर जब यहां आएगी तो डबल बॉन्ड उठ करके कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो इसका इधर मिलेगा CH3C। अब यहां सिंगल बॉन्ड हुआ, पहले से यहां पर 2 लोन पेयर थी, अब एक पूरा पूरा बॉन्ड आ गया, मतलब एक नेगेटिव चार्ज यहां पर एक लोन पेयर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वहां पर मैंने लोन पेयर बना दी है। अब टोटल 3 लोन पेयर हो गई। इस कार्बन ऑक्सीजन में पहले सिंगल बॉन्ड था, तो एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आया तो एक बॉन्ड बन गया, तो एक लोन पेयर ने बॉन्ड बना लिया,
तो अब एक ही लोन पेयर बची, अब एक लोन पेयर इसके पास से चली गई है, मतलब प्लस चार्ज आ गया है। तो अब यहां पर ध्यान दें, यहां पर दो टाइप की बॉन्ड लेंथ है, ई एक्स और ए वाई, एक्स और वाई। तो एक्स की बॉन्ड लेंथ कम होगी, वाई की ज्यादा रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि वाई में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है और एक्स में डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा, डबल की और ज्यादा, डबल की कम, ट्रिपल की और कम। यानी नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज्यादा एटम के बीच में बढ़ेंगे, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होती जाएगी। अब इसी में अगर हम इसका सॉल्ट ले लेते हैं, अब सॉल्ट की कंडीशन देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O और O पर माइनस, राइट। दूसरा स्ट्रक्चर हो सकता है कि यहां पर O पर माइनस हो, यहां डबल बॉन्ड O हो। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे हुआ है, ये बॉन्ड यहां आया, ये नेगेटिव चार्ज यहां आया तो यहां पर आ गया। तो इसमें दोनों ही कार्बन ऑक्सीजन पर सिंगल बॉन्ड तो फिक्स है, डबल बॉन्ड कभी इधर है कभी इधर है, और थोड़ा नेगेटिव इधर है, थोड़ा नेगेटिव इधर और थोड़ा नेगेटिव इधर। तो अब यहां पर दोनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें एक्स और वाई की बात करें, से एक्स ले लें हम वाई ले लें, तो कभी यहां सिंगल है कभी डबल है, तो यहां पर जो एक्स और वाई है वो इक्वल होंगे। तो ये क्वेश्चन आपका इस टाइप से भी तैयार हो गया है, राइट। अब इसमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, वो जो डिटेल है, वो डिटेल मेनली कहां डिस्कस करना हमें, वो मेनली डिटेल में डिस्कस करना हमें कहां पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड में करना है। फिर भी शॉर्ट में यहां पर हम पॉइंट नोट कर लेते हैं कि रिलेटिव स्टेबिलिटी हमें कैसे फाइंड करना है। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, complete octet is stable. First point. Second point, structure having more number of covalent bond, कोवेलेंट बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज मोर स्टेबल, क्योंकि जब मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, बॉन्ड बने, और जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड बनने में एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकलेगी तो कंपाउंड की एनर्जी कम रहेगी, कंपाउंड की एनर्जी कम रहेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो न्यूट्रल की बजाय अगर चार्ज सेपरेशन हो तो फिर क्या होगा, इन केस ऑफ चार्ज सेपरेशन, इन केस ऑफ चार्ज सेपरेशन, अगर चार्ज सेपरेशन हो रहा हो तो फिर क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी वो बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी फिर कम होती है। ठीक है, चार्ज सेपरेशन हो गया तो पॉजिटिव चार्ज कहां होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज कहां होना चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज कहां पर होना चाहिए, शुड बी रिसाइड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हो और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हो, ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर लाइट चार्ज पास पास में होंगे तो एक दूसरे रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है, लाइट चार्जेस शुड बी should apart from each other, apart from each other। तो लाइट चार्जेस एक दूसरे से दूर दूर होना चाहिए, राइट। अब यहां पर इतना ही देखना है। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए मैं शॉर्ट मेथड ही बता रहा हूं
क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपको उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने पड़ेंगे। यहाँ बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा कि इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये रिलेटिव स्टेबिलिटी में क्या देखा हमने कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा, अगर चार्ज सेपरेशन है तो स्टेबिलिटी कम, बस एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर चार्ज सेपरेशन हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर हो, पॉजिटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर हो। लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? कंप्लीट ऑक्टेट को देते हैं। तो कंप्लीट ऑक्टेट के चक्कर में कई बार चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर भी आ जाता है। तब यहां पर बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए एक शॉर्ट मेथड ही बता रहा हूं, तो हम उसकी बात करते हैं। तो देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं। अब ये हर जगह नहीं लगती, भी ध्यान रखना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो काफी कंपाउंड में लग जाएगी। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ पेरिफेरल एटम यानी सराउंडिंग एटम प्लस चार्ज ऑन रेडिकल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेरिफेरल एटम। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है कार्बोनेट। कार्बोनेट में बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है तो पेरिफेरल एटम यानी सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी लेते हैं? 2। चार्ज कितना है यहां पर? -2। सराउंडिंग एटम यानी कितने ऑक्सीजन है? 3। तो ये कितना हो गया? एलसीएम ले लीजिए। तो 6 - 2/3 यानी 4/3। वहां पर भी हमारा 4/3 ही आया था। दूसरा सल्फेट, इसमें 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं। इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले थे? 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 प्लस रेडिकल पर चार्ज कितना है? -2 और एटम कितने हैं? सराउंडिंग एटम 4 है। तो एलसीएम ले लीजिए। 4 × 2 यानी 8 - 2, 8 - 2/4 ये हो गया 6/4 यानी कितना? 1.5। थर्ड एग्जांपल SO3 2-। इससे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करिए। पेरिफेरल एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है प्लस चार्ज कितना है? -2 और सराउंडिंग एटम कितने? 3। तो हो गया 6 - 2/3 तो यानी 4/3। 4/3 मीन्स 1.33। नेक्स्ट फॉस्फेट ले लें। यहां पर भी सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है, चार्ज 3 है, -3, टोटल सराउंडिंग एटम 4 है। तो 8 - 3/4 यानी 5/4। फिफ्थ नाइट्राइट ले लीजिए। वैलेंसी ऑक्सीजन की 2 प्लस चार्ज -1, सराउंडिंग एटम 2। तो 4 - 1/2 यानी 3/2। 6 ClO4- ले लीजिए। तो यहां भी ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, चार्ज कितना है? -1, सराउंडिंग एटम कितने? 4। तो 8 - 1/4 यानी 7/4। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बोरेट। बोरेट में बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2 + -3/3। तो 6 - 3/3 तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका 1। तो ये ट्रिक हो गई। इससे क्या होता है? क्वेश्चंस हमारे स्पीडली सॉल्व हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, कई बार नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पूछ लेते हैं। अब जैसे बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करने के लिए पूछ लेते हैं
जैसे क्वेश्चन दिया, कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस और ClO माइनस। अब इसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए या तो आप पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, जैसे यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे। फिर कंडीशन क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एनी टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उससे आप सोल्व करेंगे, उससे सोल्व करें बहुत बेटर है, क्योंकि भाई हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उससे दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी सोल्व हो जाते हैं। इससे सिर्फ हमारा बॉन्ड ऑर्डर ही कैलकुलेट हो पाएगा और दूसरे टाइप के बीच के कंसेप्ट, बीच के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। यहां देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालिए इसका, बैलेंस 2 प्लस चार्ज कितना है -1, एटम कितने 4, तो ये कितना हो गया 7/4। यहां पर 2 प्लस -1/3 तो हो जाएगा 6 - 1 यानी 5/3। यहां पर निकालेंगे 2 प्लस -1/2 तो 2 2 जब 4 -1 यानी 3/2। इसका फाइंड करिए, बैलेंस 2 चार्ज -1 एटम 1, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 2 × 1 2 - 1 यानी 1/1 यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। अब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, देख लीजिए, कंटिन्यूअसली बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है बताइए। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो 7/4 बड़ा है, उससे छोटा क्या है 5/3, उससे छोटा क्या है 3/2, उससे छोटा क्या है 1। तो अगर हम ClO बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करें, ClO बॉन्ड लेंथ, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो ClO बॉन्ड लेंथ इन ClO4 माइनस इसमें कम होगी और ClO बॉन्ड लेंथ इन ClO माइनस यहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, ठीक है। तो इतने जो पॉइंट्स हैं वो किससे रिलेटेड थे, ये थे हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में रेजोनेंस से रिलेटेड पॉइंट्स थे, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम किसमें, बॉन्ड पैरामीटर क्या है, बॉन्ड पैरामीटर जिसमें कि हम पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एंगल में हम साथ में ये भी देखेंगे बैक बॉन्डिंग क्या है, बनाना बॉन्ड क्या है, इसके अलावा बेंट रूल क्या है, ड्रैगो रूल क्या है, वो चीज भी वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, राइट। तो ये लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं।